नमस्कार दोस्तों। अगस्त 1947 एक आदमी दिल्ली के बंद कमरे में बैठा था और नक्शे पर लाइनें खींच रहा था। उसके सामने थे कुछ पेपर्स, कुछ पॉपुलेशन टेबल्स और एक पेंसिल। इस एक पेंसिल से जो लाइनें खींचने वाला था उसे अंदाज़ा तक नहीं था इसकी वजह से 2 करोड़ लोग अपना घर छोड़ देंगे। वो नहीं जानता था कि इसकी वजह से लाखों लोग मारे जाएंगे। उसे तो यह तक भी नहीं पता था कि जिन जगहों पे वो लाइनें खींच रहा था वो जगह कहाँ है। कुछ दिन पहले तक इस आदमी ने पूरी ज़िंदगी में कभी इंडिया नहीं देखा था। इंडिया के बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा था। इसे पता तक नहीं था कि पंजाब कहाँ है, बंगाल कहाँ है। लेकिन ब्रिटिश सरकार को एक ऐसे ही आदमी की तलाश थी, एक ऐसा आदमी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर खींच सके, जो न्यूट्रल हो बिना किसी वॉइस के, जो ना कांग्रेस की तरफ हो ना मुस्लिम लीग की तरफ। और उन्हें यह आदमी मिल गया था, सर सिरिल रेडक्लिफ। यह एक बड़े जाने माने इंग्लिश लॉयर थे जो ब्रिटिश के उस वक्त के सबसे रिस्पेक्टेड लीगल माइंड में से एक थे। बात असल में यह थी कि कुछ हफ्ते 3 जून 1947 को शाम के 4 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर एक आवाज़ गूंजी थी। यह आवाज़ थी इंडिया के आखिरी वॉइस लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की। उन्होंने साफ शब्दों में अनाउंस किया था कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ रहे हैं और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन इसमें बस एक शर्त थी कि इस देश के 2 टुकड़े होंगे। There can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. And the only alternative to coercion is part. इस समय तक ब्रिटिश को ये महसूस हो गया था कि वह एक बारूद से भरे जहाज पर बैठे हुए हैं जिसमें आग लग चुका था। उनका मानना था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलो। Sat atop a volcano. And I can hear the rumblings. Our best option is to divide and quit at the earliest. और इसी जल्दबाजी में उन्होंने इतिहास का सबसे खतरनाक फैसला लिया, इंडिया को पार्टीशन करने की फैसला। बात यहाँ पर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि 665 प्रिंसिपली स्टेट की भी थी, जिनमें से कईयों के राजा सोच रहे थे कि अब इंडिपेंडेंट देश बनाया जाए। और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया के नक्शे में 500 से ज़्यादा छेद होंगे। आज के इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों कि इस बॉर्डर के पीछे की कहानी गहराई से, कैसे ये लकीर लगाई गई, क्यों लाखों लोगों को यहाँ पर रेफ्यूज बनना पड़ा, क्यों भारी स्केल पर हमें वायलेंस देखने को मिला और कैसे इन 665 राजाओं को मनाया गया। पार्टीशन होने से पहले एक सवाल उठा कि दोनों देशों का नाम क्या होगा। मोहम्मद अली जिन्ना अपने देश का नाम पाकिस्तान चाहते थे, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहे। बनने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 नाम भी होंगे। साहब, नामकरण तो नए बालक का होता है। अब जिन्ना साहब से कहिए कि अपने बालक का नाम रख ले, क्योंकि हमारा तो सदियों से एक ही नाम चल रहा है, इंडिया। लेकिन जिन्ना को इंडिया नाम से दिक्कत थी। वो चाहते थे कि नाम यहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो और इन दोनों को साथ मिलाकर इंडिया कहा जाए। मुल्कों का नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान and together they will constitute India. दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर्स का कहना था कि इंडिया टूटकर पाकिस्तान बन रहा है तो इंडिया का नाम क्यों बदले। जवाहरलाल नेहरू ने ये डिमांड जाकर माउंटेनबेटन के सामने रखी और उन्हें ये डिमांड लॉजिकल लगी तो उन्होंने ये बात मान ली। इससे जिन्ना काफ़ी अपसेट हुए। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह था कि दोनों देशों में अगर बंटवारा होगा तो पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ होगा। नेहरू और जिन्ना एक दूसरे पर इतना मिसट्रीट करते थे कि वो आपस में किसी भी लाइन पर एग्री नहीं कर पाए। इसी रीजन से ब्रिटिश ने लंदन से एक ऐसे आदमी चुना जिससे इंडिया से कुछ लेना देना नहीं था और यह आदमी थे सर सिरिल रेडक्लिफ। 8 जुलाई 1947 रेडक्लिफ इंडिया पहुंचते हैं। उन्हें लगता था कि कम से कम इस बंटवारे को
करने के लिए उनके पास भरपूर समय होगा। लेकिन माउंटेनबेटन ने उन्हें कहा कि सिर्फ 15 अगस्त तक समय है और इन कुछ चंद हफ्तों में उनके पास घूमने का समय नहीं होगा। वह उन जगहों को नहीं देख पाएंगे जिन्हें वह बांट रहे हैं। रेड क्लिफ को उनकी मदद के लिए 4 लोकल एडवाइज़र दिए गए, जिनमें 2 कांग्रेस के थे और 2 मुस्लिम लीग के। लेकिन ये लोग आपस में झगड़ते रहते थे। हालांकि मोटे मोटे तौर पर बंटवारे का बेसिस क्लियर था। जिन जिलों में मुसलमानों की मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान में जाएंगे और जिन जिलों में हिंदू और सिखों की मेजॉरिटी है वो इंडिया में रहेंगे। लेकिन रेड क्लिफ के पास जो नक्शा था वो एग्जैक्ट नहीं था और पॉपुलेशन के आंकड़े भी उतने रियलेबल नहीं थे। 2 शहर सबसे बड़ी मुसीबत बन के रेड क्लिफ के सामने आए हैं और लाहौर कोलकाता उन्होंने इंडिया को दे दिया क्योंकि वहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। लेकिन लाहौर में 5 लाख हिंदू, 1 लाख सिख और 6 लाख मुस्लिम्स थे, तो किसी के भी साफ मेजॉरिटी नहीं थी। Lahore. The city has art, culture, goods for export. माना आबादी मुसलमानों की ज़्यादा है, पर ज़्यादातर उद्योग धंधे तो हिंदू और सिखों के हैं। रेड क्लिफ ने पहले लाहौर इंडिया को ही देने को सोची, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर दोनों ही बड़े शहर इंडिया को दे दिए तो पाकिस्तान के पास कोई मेजर अर्नब सेंटर नहीं रह जाएगा। इसलिए फाइनली उन्होंने लाहौर पाकिस्तान को ही दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बंटवारा सिर्फ ज़मीन का नहीं था, बंटवारा यहाँ पर हर चीज़ का था। हर फाइल, हर फर्नीचर, हर सीलिंग फैन से लेकर हर बोर्ड पिन तक। एक बहुत ही अजीबोगरीब केस देखने को मिला। साल 1946 में बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बत्तखें मंगवाई थी। जुलाई 1947 में जब ये बत्तखें कलकत्ता पहुंची तो 250 पाउंड का बिल भी आया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये था कि ये बत्तखें थे किसकी, वेस्ट बंगाल की या ईस्ट बंगाल की, या फिर इन्हें 30-30 करके बांट दिया जाए। फाइनेंशियल सेक्रेटरी ने पेमेंट को रोक दिया। बत्तखें वेयर हाउस में नेग्लेक्टेड पड़ी रही और बत्तखों से लेकर टाइपराइटर्स तक, सोप केसेस से लेकर लाइब्रेरी बुक्स तक हर चीज़ पर लड़ाई देखने को मिली। रेड क्लिफ ने बॉर्डर बनाने के लिए अपनी 2000 पाउंड की फीस भी लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे ब्रिटिश एम्पायर के लिए अपनी ड्यूटी समझते हैं। Your Excellency, I was raised to believe that duty is above all else. लेकिन उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कितने लोगों की जिंदगियां तबाह होने वाली है। 13 अगस्त 1947 की सुबह माउंटबेटन को बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट दे दी जाती है। माउंटबेटन इस रिपोर्ट को ले जाकर एक सेफ लॉकर में रख देते हैं। बात असल में ये था कि 15 अगस्त तक इस फैसले को सीक्रेट रखना चाहते थे। इनका मानना था कि रेड क्लिफ ने जो भी डिसीजन लिया होगा इससे दोनों देश नाराज होंगे ही होंगे। माउंटबेटन को लगा कि पहले लोगों को आज़ादी का जश्न मना लेने दो, उसके बाद ये जो परेशानी आएगी बॉर्डर की उससे बाद में निपट लेंगे। 15 अगस्त 1947 की सुबह दुनिया भर में इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन करोड़ों लोगों को यह तक नहीं पता था कि वो किस देश के सिटीजन हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह तक नहीं पता था कि उन्हें कहाँ रिपोर्ट करना है, दिल्ली में या कराची में। फाइनली माउंटबेटन सील्ड इनवेलप्स में प्रधानमंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को बॉर्डर की रिपोर्ट देते हैं। उन्हें सजेस्ट करते हैं कि दोनों अलग अलग कमरों में जाकर इस रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करो और समझो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्या होगा। 2 घंटे तक अलग अलग कमरों में दोनों इसे स्टडी करते हैं और बाद में यह जॉइंट मीटिंग के लिए माउंटबेटन के साथ मिलते हैं। जब 2 घंटे बाद ये दोनों लौटते हैं तो दोनों बहुत गुस्से में थे। गुस्सा कई चीज़ों का था, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी एक शहर को लेकर थी, गुरुदासपुर। रेड क्लिफ ने रावी नदी की नेचुरल बाउंड्री को फॉलो करते हुए इस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को इंडिया में डाल दिया, क्योंकि बिना गुरुदासपुर के इंडिया के पास
कश्मीर तक का कोई प्रैक्टिकल लैंड एक्सेस नहीं होता है और कश्मीर के पास कोई चॉइस नहीं बचती सिवाय पाकिस्तान में जाने के। पाकिस्तान की साइड इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अनइंस्टेंसली रेड क्लिफ की इस लाइन ने इंडिया को कश्मीर क्लेम करने का रास्ता दे दिया था। 17 अगस्त इन बाउंड्रीज को पब्लिकली बताया जाता है जनता के सामने। पंजाब में इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन देखने को मिलता है। रेड क्लिफ की इस लाइन ने 50 लाख सिखों और हिंदुओं को पाकिस्तान के पंजाब में छोड़ दिया था और 50 लाख से ज़्यादा मुस्लिमों को इंडिया के पंजाब में। अब इन सब को अपना घर छोड़कर उस देश में जाना था जो उनका था, एक ऐसा देश जिसे बहुत लोगों ने देखा भी नहीं था। पंजाब की सड़कों पर धूल के गुब्बार में लिपटे हुए 50-50 मील लंबी इंसानों की कतारें चल रही थी। बैलगाड़ियों में बूढ़े लोग थे, माँ बाप के कंधों पर बच्चे थे और सर पर सामान था जो उनकी पूरी गृहस्थी था। यहाँ आप एक वीडियो देख सकते हो एक्चुअल फुटेज का जो माइग्रेशन के वक्त ली गई। ये सब लोग एक ऐसी देश की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है ये लोग बहुत नाराज़ थे। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्सेस बनाई थी। 55,000 से ज़्यादा सोल्जर्स की एक आर्मी जो लॉ एंड आर्डर पर मेंटेन करेगी। लेकिन 55,000 सोल्जर्स 2 करोड़ लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। जो मैडनेस यहाँ पर देखी गई उसका सबसे बड़ा डरावना एग्जाम्पल था ट्रेन्स, जिन्हें लोगों ने घोस्ट ट्रेन्स कहा। 15 अगस्त की शाम को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लाहौर से आने वाली नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस का इंतजार हो रहा था। आमतौर पर ऐसी हर ट्रेन में लोग दरवाजे पर टूट पड़े थे, एक दूसरे को धक्का देते थे, बहुत अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन ये ट्रेन जब आई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस रेलगाड़ी से कोई उतरा तक नहीं और प्लेटफार्म पर एक भयानक सन्नाटा था। दरवाज़ा खोला गया तो पता चला कि यह ट्रेन लाशों से भरी थी। इस ट्रेन की दीवार पर चौक से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, दिस ट्रेन इज आवर डिफेंस गिफ्ट टू नेहरू एंड पटेल। लेकिन ये ऐसी ट्रेन इकलौती नहीं थी। पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान, इतने मुश्किल हालातों के बावजूद भी सरकार का असली नाइट मेयर पंजाब नहीं था बल्कि कलकत्ता था। सूचना ये कलकत्ता के हिंदू डायरेक्ट एक्शन डे का पंजाब के लिए तो फिर भी उन्होंने 55,000 सोल्जर्स की बाउंड्री बनाई थी, लेकिन बंगाल के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। माउंट बॉटम जानते थे कि अगर कलकत्ता की स्लम्स और कंजेस्टेड बाजार में एक बार वायलेंस शुरू हो गया तो कोई भी आर्मी उसे कंट्रोल नहीं कर में वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए एक मिरेकल चाहिए था, एक चमत्कार। इसलिए जुलाई के आखिरी में माउंटबेटन मिलने गए थे महात्मा गांधी से। माउंटबेटन ने एक बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा, शायद आप अपनी पर्सनालिटी और नॉन वायलेंट आइडियल की ताकत से वह कर सकते हैं जो कोई भी आर्मी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, आप कलकत्ता में हमारी मदद करो, यू विल बी माई वन बाउंड्री फोर्स। 13 अगस्त को गांधी कोलकाता पहुँचे। यहाँ रहने के लिए उन्होंने बेलिया घाट का हैदरी हाउस चुना, एक अवांटेड टूटा फूटा गंदा सा घर। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यह उन्होंने शाहिद सोहर वर्दी के साथ रहना शुरू किया, वही सुरवर्दी जिससे हिंदू वर्चुअल ऑफ कोलकाता कहते थे। यह अगस्त 1946 को बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे और डायरेक्ट एक्शन डे पर हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार भी थे। लेकिन अब सुहरावर्दी कोलकाता के मुस्लिम के जान बचाने के लिए गांधी जी की ज़रूरत थी। लेकिन गांधी जी ने उनके सामने 2 शर्तें रखी। पहला यह कि सुहरावर्दी को नोहा काली के मुस्लिम से एक प्लेज लेना होगा कि वो वहाँ के हिंदूज़ को सेफ रखेंगे। अगर एक भी हिंदू मारा गया तो गांधी उनके खिलाफ अमरणानशन करेंगे। और दूसरी शर्त थी कि सुहरावर्दी को गांधी के साथ उनके घर में रहना होगा, बिना किसी हथियार के, बिना किसी सिक्योरिटी के। इस प्लान की शुरुआत अच्छी नहीं रही।
गांधी के सपोर्टर्स ही उनसे नाराज हो गए। लेकिन इसी वजह से 15 अगस्त को एक चमत्कार हुआ। कोई भी दंगा नहीं देखा गया। जो लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने वो सड़कों पर गले मिलने लग गए। 16 दिन तक कोई भी वायलेंस नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे पंजाब से आने वाली हॉरर स्टोरीज कोलकाता पहुंच गई और वहां भी हिंसा भड़कने लगी। हैदरी हाउस से थोड़ी ही दूर 2 हैंड ग्रेनाइड्स एक ट्रक पर फेंके गए जो मुस्लिम को ले जा रहे थे। गांधी तुरंत वहां पर पहुंच गए। उसी रात गांधी अनाउंसमेंट करते हैं, कलकत्ता में शांति बनाए रखने के लिए गांधी जी आमरण अनशन करने वाले शहर हैं। में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए 78 वर्षीय गांधी जी ने आमरण अनशन का ऐलान किया है। 1 सितंबर 1947 में गांधी जी अपना फास्ट शुरू करते हैं और 3 दिन के अंदर अंदर वह बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इतने कमज़ोर कि उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। लोगों में ये खबर फैलने लगी, बापू बीमार हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कलकत्ता का माहौल बदलने लगा। लोग बापू की तस्वीरें लेकर सड़कों पर निकलने लगे। जैसे जैसे ये खबर फैली कि गांधी जी बहुत बीमार हैं, उनके समर्थक में हिंदू और मुस्लिम्स साथ में आए। आम लोग घर से घर जाकर अपील करने लगे, प्लीज़ वायलेंस को रोक दो, अब और हिंसा नहीं। और फिर कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 27 गुंडे हैं जिन्होंने दंगों में भाग लिया था। वो हैदरी हाउस के दरवाजे पर आते हैं और अपने क्राइम्स को गांधी जी के सामने कन्फेस करते हैं। और इसी शाम वो गुंडे भी आए जो मुस्लिम के मर्डर्स के जिम्मेदार थे। और फिर उन्होंने अपने चाकू, बंदूकें और सभी हथियार गांधी के पैरों में रख दिए। गांधी जी ने कहा कि जिनको तुमने सताया है अब उनकी रक्षा करो। जिन मुसलमानों को मारने के लिए हथियार उठाए थे अब उनके घर के बाहर जाके पहरा दो। 4 सितंबर के शाम को 73 घंटे बाद गांधी जी अपना फास्ट तोड़ते हैं। इसे मिरेकल ऑफ कोलकाता बोला जाता है। जो काम 55,000 लोगों की पुलिस फोर्स नहीं कर पाई वो एक बूढ़े आदमी ने बिना किसी हथियार को उठाए कर दिखाया। यह चीज़ इतनी अनबेलेबल थी कि आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि इस पॉइंट से लेकर जब तक गांधी जी जिंदा रहे